आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दहेज एक अभिशाप को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 6, दहेज एक अभिशाप। इस पाठ को हम पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। पात्र परिचय पहले है। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है जिसकी उम्र 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी जिसकी उम्र 46 वर्ष है। 46 यानी 46 ईयर्स। रमेश जीवनलाल का बेटा है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है जो कि 19 यानी 19 ईयर्स की है। प्रमोद कमला का भाई अवस्था है जिसकी 23 वर्ष। आइए पढ़ते। एक कमरा है जो आधुनिक ढंग से सजा है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर सा फूलदान रखा है। कमरे में दो द्वार है यानी 2 गेट है। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए और बाईं ओर वाला द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। बाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल द्वार यानी गेट के पास खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। पैंट कुर्ता और जैकेट पहने हैं। मुंह पर गंभीरता और स्मृति का चिन्ह है। उनसे कुछ दूर हटकर ही विनोद विनम्र भाव से खड़ा है। वह पैंट और शर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव उसके दिख रहे हैं। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहता है, क्या निर्णय लिया है आपने? जीवनलाल कहते हैं, विदा नहीं होगी। प्रमोद कहते हैं, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दिशा होगी? जीवनलाल कहता है, मैंने उसकी दिशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद कहते हैं, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल कहता है, मैं इस बात को जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाई लेता है, मानो प्रमोद की बातों से वो ऊब रहा हो। जमाई यानी उबासी। प्रमोद कहता है, यह जानकर भी, मतलब वो कहना चाहता है आप जानकर भी ऐसा कर रहे हैं? जीवनलाल कहता है, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद कहता है, यदि मैं कमला को लिए बिना ही गया तो माँ का दिल टूट जाएगा। जीवनलाल कहता है, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा आपने क्यों नहीं दिया? प्रमोद कहता है दीन स्वर में यानी बड़ी दयनीय अवस्था में कहता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, जीवनलाल कड़े स्वर में कहता है, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता आपने क्यों जोड़ा? प्रमोद हाथ जोड़कर कहता है, जी। जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, सारी बरादरी यानी भरी बरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। यानी जो चोट मुझे लगी है मैं उसे भी आज भी जानता हूँ। आओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा करना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। यानी अब ये सिर्फ दहेज मांग रहा है। प्रमोद कहता है, जी इस समय तो आप विदा कर दे। हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा यानी इच्छा करेंगे। जीवनलाल उत्तेजित स्वर में कहता है, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? प्रमोद कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? जीवनलाल कहता है, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 रुपए नकद दाएं हाथ पर रख दोगे तभी। प्रमोद भी गुस्से में आ जाता है, कहता है, यह तो सरासर अन्याय है। यानी ये तो साफ साफ अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, इतने में कमरे में राजेश्वरी का आना होता है। राजेश्वरी कहती है, मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसा रमेश वैसा ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद कहता है, जी रुपए की तो कोई बात नहीं, वे तो। राजेश्वरी कहती है, प्रमोद की
और गूढ़ दृष्टि से देखती हुई बोली, कितना रुपए लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ ना। प्रमोद धीमे से उदास स्वर में कहता है कि 5,000। राजेश्वरी कहती है, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पे मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। और उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। अरे माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद कहता है, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। मूर्तिवत यानी मूर्ति के रूप में बैठी रहती है। राजेश्वरी कहती है, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। वो भारी स्वर में ये बात कहती है। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। यानी सभी माँ सावन में अपनी अपनी बेटियों का इंतजार करती है कि उनकी बेटी आ रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमरे में कुंजियों यानी चाबियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ती हुई, जा बेटी तिजोरी से निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है, यानी धीमे से। राजेश्वरी कहती है, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती है और कहती है, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है, यानी रोने लगती है। राजेश्वरी कहती है, मेरी बेटी कहकर उसे अपने हृदय से लगा लेती है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने स्वागत की कोई तैयारी की है कि नहीं? राजेश्वरी कहती है कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल कहते हैं, अरे तुम यहाँ खड़े हो, जरा तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी देख ले कि नाक वाले बेटी का स्वागत कैसे करती है। राजेश्वरी चिढ़कर कहती है, ताने कसने की आदत, ताने कसने के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती तुम्हारे मुंह से, जब देखो तब बेढंगी ही बातें। जीवनलाल कहते हैं, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? राजेश्वरी कहती है, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो, बाकी सब नकटे हैं। जीवनलाल कहते हैं, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही बुराई यानी कमी ही कमी नजर आती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने तो कोई बुरी बात कही? प्रमोद धीरे से स्वर में कहता है, ठीक ही कहा आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक और मूछ होते हुए भी नकटा और मूछ कटा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर आ जाता है, हॉर्न बजता है और राजेश्वरी खुशी से कहती है, आ गई मेरी गौरी। अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले दरवाजे की ओर थी। प्रमोद भी उसी को और देख रहा है। अंदर वाले द्वार पर पर्दे की ओट में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा था। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हुए, तभी बाहर से रमेश आता है। एक हरे बदन पर सुंदर नवयुवक है वह, पैंट और कमीज पहने, हाथ में बरसाती कोट, चेहरे पर उदासी का चिन्ह है। बरसाती कोट। लाल कहता है, बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश कहता है, वह नहीं आई। जीवनलाल कहता है, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश कहता है, जी हाँ। उन्होंने विदा नहीं की, यानी उन्होंने उसको नहीं भेजा। राजेश्वरी हाथ प्रभु सी कोच में बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है, जिससे पर्दा हिलता जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल कहता है, जैसे किसी ने छाती पर घूसा मार दिया हो, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कहता है, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल कहता है, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं गया। लोभी कहेंगे, यानी लालची कहेंगे। राजेश्वरी उठकर कहती है, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार सब बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक बहुत सिर कुड़ती रहती, यानी वो फिर भी उन्हें दहेज कम ही लगता है। जीवनलाल कहता है, मगर शराफत और इंसानियत? राजेश्वरी कहती है, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, कुछ देर पहले तो खुद ही विदा नहीं कर रहे थे।
जीवनलाल कहता है चुप रहो तुम। राजेश्वरी कहती है बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी, आखिर क्या कमी है बहू की दहेज में, मगर तुम हो कि। जीवनलाल उसकी बात को अनसुना कर देता है। मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं ऐसे बड़बड़ाता है। राजेश्वरी कहती है अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न ही तुम्हें शांति मिलेगी। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे थे, सिर नीचे झुका रहे थे। प्रमोद नरेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल कहता है बहू और बेटी अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी कहती है अगर बेटे वाला यह याद रखे कि बेटी वाला भी है तो सब उलझने खत्म हो जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगे। जीवनलाल इस पर कहता है शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद कहता है अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल प्रमोद कहता है मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आऊंगा, विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना यानी ट्यूब्स लाना न भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में कहता है ठहरो प्रमोद, मुझे लज्जित मत करो यानी मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से बाबूजी। जीवनलाल श्वास छोड़कर कहते हैं कभी कभी चोट भी मरहम का भी काम करती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी करो। क्यों नहीं करती, बहू को विदा नहीं करना क्या? यानी अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने उस बहू के साथ गलत किया है। कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है, वह हर्ष से आंसू पोंछती हुई जल्दी से अंदर आती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे ये पर्दा गिरता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और हमें शिक्षा देता है कि बेटी और बहू में किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए, हमें दहेज का लालची नहीं होना चाहिए। पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।